चलिए शुरू करते हैं वृद्धि संधि संस्कृत व्याकरण में। वृद्धि और संधि। इसका सूत्र है, किताब से सूत्र निकाल लो। सूत्र है वृद्धि रेचि। रेचि ये ठीक है। इसका विच्छेद करेंगे तो इसका नियम सामने आएगा, है ना। इसका विच्छेद होगा वृद्धि धन एचि, ठीक है ना। तो यहाँ धन लगा दे, ये समझो ऐसे, ठीक है। वृद्धि मतलब वृद्धि हो जाती है किसमें? एच एक प्रत्याहार है, ठीक। 4 स्वर आएंगे। तो इसी एच में जब सप्तमी विभक्ति लगाते हैं तो एच ही हो जाता है। एच ही सप्तमी का चिन्ह है, में पे पर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एच मतलब एच प्रत्याहार के स्वरों में ए, वो, आई और औ, ये तो होंगे, है ना। ये, वो, आई और औ, कह रहा है इनमें वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो इतने कह रहा है कि एच में वृद्धि हो जाती है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि पहले इसका अर्थ लेंगे फिर इसका लेंगे, ठीक है। एच प्रत्याहार के स्वरों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन कब होती है ये तो नहीं बताया। जैसे आद गुणा पढ़े थे वैसे इसमें भी पढ़ना होगा आद वृद्धि। आद वृद्धि, अ अक्षर से वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो अब इसका नियम लगभग समझ में आएगा। हाँ, एक बात और, इसमें भी संधि बन रही है सूत्र में अलग से, जैसे बाकी संधियों के सूत्र में अलग से संधि बनती थी वैसे यहां भी बन रही है, ठीक है ना। यहां पर भी विसर्ग संधि ही बन रही है। इसी विसर्ग का रा बनता है, ये तब रेच बनता है, जो यहाँ रेच दिख रहा है ना। तो अब ये बात समझ में आई होगी, तो नियम लिखिएगा, ठीक है। यहां भी एक बात दिमाग में रखने की है कि जो भी स्वर आते हैं वो अपने साथ अपने भेद को लेके आते हैं, उनको मतलब सभी भेदों सहित समझना चाहिए, ठीक है ना। तो समझिएगा, नियम लिखो, सूत्रार्थ तथा नियम। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद, तो चाहे ये वाला आ हो चाहे ये वाला आ हो, ठीक। इनके बाद यदि एच प्रत्याहार के, लिखिएगा एच प्रत्याहार के ये, वो, ऐ अथवा औ आए तो, अथवा औ आए तो, आए तो, ठीक है। आ और ये मिलकर, आ और ये मिलकर ऐ
आ और वो मिलकर औ हो जाते हैं। तथा आ और ऐ मिलकर ऐ, आ और औ मिलकर औ ही रहते हैं। बात समझ में आई होगी। यहां केवल ये ध्यान देने की जरूरत है, सभी यहाँ जो आ लिखे गए सब हरस वाले लिखे गए, लेकिन नियम में अभी अभी शामिल किया गया है कि अगर ये आ है तो ये अपने सभी भेदों को लेके आया है, ठीक है ना। तो चाहे हरस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, स्थिति यही बनेगी, इसी को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण दिया जाएगा, बात समझ में आएगी, ठीक। तो उदाहरण लिखते हैं इसका। वीडियो ठीक बन रही है, चलिए। तो मम धन एव, ये शब्द मिला, ठीक है। तो इस मम के मां में आ है, बताया गया है कि अगर व्यंजन में स्वर नहीं लगा है तो आधा होता है, तब उसमें हलंत रहता है। यदि हलंत नहीं है किसी भी व्यंजन में तो समझिए उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। आ एक ऐसा स्वर है जो जुड़ा होता है, दिखता नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्वर जुड़े होंगे वो साफ साफ नजर आते हैं। इनका ज्ञान उच्चारण से होता है, जैसे बोलते हैं मम, अंत में अ सुनाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको समझिएगा, ये हुआ आपका पूर्व, है ना, ये पूर्व हुआ, और ये वाला जो ये है ये क्या हुआ, पर हुआ। तो कह रहा है ये दोनों मिलकर होते हैं, ऐसा नहीं कहा गया कि खाली इसी में होता है। ये दोनों अक्षर जब मिलते हैं तो इस स्वर का निर्माण करते हैं, ठीक। और क्योंकि स्वर है तो जब ये किसी व्यंजन से जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में दिखता है, तब बनता है ममैव, ठीक। अगर इसका मतलब जैसे तोड़ के समझाते थे तो ये रूप प्राप्त होता था, और ये शामिल हो गया था, खाली यही बचा है, तो ये स्थिति मिलती थी, है ना। तो ये तोड़ा नहीं है हमने, समझ में आ गया है, समझाना उद्देश्य था, ठीक है। अच्छा, दीर्घ वाला भी उदाहरण बहुत चर्चा में रहता है, बहुत पूछा जाता है, ये है ना। तो यहां दीर्घ है और यहां ये है, ठीक। ये दोनों मिलेंगे तो भी यही अक्षर प्राप्त होगा, है ना। तो ये होगा सदैव, बहुत चर्चित उदाहरण है, और 9th के बच्चों के लिए तो समझो, 9th के संस्कृत में और हिंदी में इंटर तक, ये 11 में भी पूछा जा सकता है, 12 में भी पूछा जा सकता है, हाई स्कूल की हिंदी में भी पूछा जा सकता है ना। बात समझ में आई होगी। तो कुछ और उदाहरण लेते हैं। अभी एक वाला हुआ, एच में हमने एक का प्रयोग किया है, एच में 4 थे ना, अभी इसका प्रयोग हुआ है ये का, अभी 3 बचे हैं, अब बाकी को हम लेते हैं, ठीक। तो एक शब्द है जल धन ओघा, ओघ माने होता है बाढ़, अत्यधिक जल का बहना, ठीक है ना, प्रवाह। तो ये जो है जल के अंत में आ है, तत्पश्चात पर स्वर के रूप में वो है, ये दोनों मिलेंगे तो ये रूप प्राप्त करेंगे।
है ना। बताया गया है कि जब भी व्यंजन से जुड़ता है ये वाला, या कोई भी स्वर जुड़ेगा तो मात्रा का काम करता है। ये बनेगा जलौघा। जलौघ माने बाढ़। एक और बढ़िया से एक उदाहरण मिलता है, ये भी जल से ही संबंधित है। जलधन ओका। इसके लिखने का उद्देश्य केवल यह है कि हम एक ऐसे प्राणी के बारे में बताएंगे जो हम लोग देखे तो हैं लेकिन उसका नाम सही सही नहीं जानते, उसका थोड़ा सा महत्व भी देख लेंगे, ठीक है ना। इसको समझिएगा। ओक माने होता है घर, निवास स्थान, ठीक है ना। तो इसमें भी स्थिति लगभग वही है, नियम तो वही है ना। बात समझ में आ रही है। ये बनता है जलौका। पानी में घर है जिसका। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा विज्ञान की बात अगर मैं करूं तो ये जो उदाहरण है ये अर्थ संकोच का उदाहरण है, ठीक है ना। कैसे समझाएंगे बाद में उसको, तो पहले इसको समझो। जलौक माने होता है जोंक। जोंक जो पकड़ लेती है, पानी में रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जंतु है चिकित्सा शास्त्र के लिए, ठीक है। जब कोई कैंसर इत्यादि कभी नहीं ठीक होता है तो इससे ठीक किया जाता है। इसी को पकड़ा देते हैं आदमी को लेटा करके, और इसके बाद वो सारे दूषित रक्त को जो है खींच लेता है। इसके बाद फिर दोबारा नहीं होता। कैंसर की सबसे सटीक दो दवाएं हमारे आयुर्वेद में मैंने जो पढ़ा है, एक ये है और एक कुत्ता है। कुत्ते से अगर चटवाया जाए तो 100% ठीक हो जाएगा, गारंटी है। ये सब आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ा नहीं हूँ उतना, लेकिन आयुर्वेद संस्कृत वाले एक अलग आयुर्वेद चिकित्सा है, उसमें एज ए प्रोफेसर पढ़ाते हैं और डॉक्टर होते हैं। शर्त यह है कि इंग्लिश के साथ उनको संस्कृत पढ़ना होता है। अंग्रेजी के साथ संस्कृत पढ़े हों, वो एक अलग शाखा है चिकित्सा विज्ञान की, पढ़ाया जाता है। तो जलौक माने जोंक, समझ गए ना। आगे चलते हैं। ये हुआ। अच्छा, एक और शब्द लेते हैं और नया बनाते हैं। आप बनाने का प्रयास करो। इसको क्या बनाओगे? ये हम बना रहे हैं अपनी तरफ से, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। बनेगा उमौका। ये हुआ उमौका। ऐसे रमौका भी बनेगा, यानी कि पार्वती जी का घर जहां पार्वती जी रहती हूँ, और ये तो कैलाश पर्वत हो सकता है, कैलाश पर्वत रहती है वहां पे वो। ऐसे ही अगर रमौका बनाए, रमा का घर, लक्ष्मी का घर, तो वो वास्तव में क्षीर सागर होगा, भगवान विष्णु का हृदय होगा, ठीक है ना, वो उनका स्थान है। शायद ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। ये नया बनाया हमने क्योंकि थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अब हमने ये सीखा कि अ के बाद ये आता है तो अय होता है, और अ के बाद यदि वो आता है तो औ होता है। अभी दो बातें बची हुई हैं। यदि आ के बाद अय आता है तो अय ही रहता है, और यदि आ के बाद औ आता है तो औ ही रहता है। यही समझना है, फिर संधि पूरी हो जाएगी। तो उसे देखते हैं। तव धन ऐश्वर्यम। ये है ना। आ धन आई बराबर आई, समझिएगा। काहे परीक्षा ले रहे हो भैया?
एच भगवान, है ना। आधन आई बराबर आई, है ना। तो ये बनेगा तवैश्वर्यम। क्या बनेगा? तवई शौर्यम। ठीक है ना। आपका ऐश्वर्य, आपकी महानता, है ना। और एक शब्द और लेते हैं, मम धन औदार्यम। मेरी उदारता, ये शब्द है। ठीक है, ये अपने हिसाब से हम शब्द निकाल रहे हैं। आपकी किताब में कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, तो हम अपने हिसाब से सारे अक्षरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आ और औ बराबर औ। ठीक है, ये बनेगा ममौदार्यम। ये मेरी उदारता। यहाँ पर सारे एच को वृद्धि करके अर्थात बढ़ा करके दिखाया गया। एक बार फिर बता दें, वृद्धि एच का मतलब है, वृद्धि का तात्पर्य है, कोई पूछ ले भाई वृद्धि संधि में किसकी वृद्धि होती है, उत्तर होगा एच की। स्वर बढ़ जाते हैं, स्वर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ में आई होगी। किताब में उन उदाहरणों को सर्च करो, खोजो जो कठिन लगते हो। है किताब साथ में? नहीं है। चलो हम कुछ शब्द नया निकालते हैं समझने के लिए, लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे। कुछ कठिनाई खोजे ढूंढे जिससे कि कुछ कठिन चीजें भी सामने आ सकें, है ना। चलिए, देखिए एक शब्द लेते हैं, सा। धन एका। सामान्य वह, एका माने अकेली, स्त्रीलिंग का पद है सा, अकेली, है ना। तो समझिएगा, दीर्घ आ धन ये बराबर आई, दोनों मिलके होते हैं, ये समझिएगा, एक से नहीं होता है, ये दोनों मिलते हैं तब इस अक्षर का निर्माण करते हैं। ये बनेगा सईका। अब अगर कहीं किताब में सईका लिखा हुआ मिल जाता है तो बच्चे हैरान होते, भैया इसका विच्छेद क्या है ना। जैसे एक शब्द और लेते हैं, नाधन एकधा। एक बार नहीं, क्या बनेगा? एक है लेकिन आ है इसी, है ना। ये होगा आ धन ये बराबर आई, है ना। ये बनेगा नए कथा, अनेक बार। बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए, एक एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली है, परीक्षा की दृष्टि से जो कंपटीशन में सवाल बन जाते हैं, अगर इसमें हम ये लिख दें तो भी हमें इसी की प्राप्ति होगी, तो सवाल उठता है विच्छेद ये सही है कि ये सही है। तो उत्तर मिलेगा कि भाई विच्छेद ये सही है, ये गलत है, क्योंकि संस्कृत में सा कोई शब्द है ही नहीं। ये तो मूलतः ये वाला है, ये पुल्लिंग इसी रूप में मिलता है। तो अगर हम खाली सा से ऐसा जोड़ा हुआ पा रहे हैं विकल्प में तो उसे गलत मानिएगा, क्योंकि वो यही पता कर रहा है कि क्या आप ये जानते हैं कि संस्कृत के शब्द कैसे बनते हैं, ये पूछना चाह रहा है ना। बात समझ में आनी चाहिए। तो एक शब्द और लेते हैं, धन धन एषणा। ये मूर्धन्य शाह है,
एक बार फिर इसको सही लिखें, ये है ना, समझिएगा। नियम तो बना देंगे, बनेगा धनेशड़ा, है ना। तो यही हम इसको पूरा समझेंगे। कोई समस्या, कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप अभी समझ लिया जाए, है ना। इसका अर्थ जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका अर्थ क्या है, यही एक सवाल मन में बन रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ही होता है धन की इच्छा। ईषणा माने अभिलाषा, इच्छा, है ना। धनेषणा, वित्तषणा, है ना, धनेषणा, सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। कोई चीज समझ में ना आई एकदम दुरुस्त। चलिए, तो यहीं पर पूरा समझते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो जो विद्यार्थी वीडियो देखेंगे वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कमेंट कब आ रहे हैं, कमेंट से हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या सुधार हो सकता है, इसलिए कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें। हाँ, एक प्रश्न मैं दे देता हूँ, इसका उत्तर जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर कमेंट में देना है विद्यार्थियों को। हम ये पूछ रहे हैं कि वृद्धि रेचि, इस सूत्र में, वृद्धि रेच सूत्र में किसमें वृद्धि होती है? ये उत्तर कमेंट से बताना है, जो भी देख रहे होंगे। तो अब उनको बताना है और एकदम समझ के बताना है, क्योंकि जब पूरा देख पाएंगे तब जान पाएंगे कि इसमें वृद्धि होती है ना। तो आज यहीं तक।